गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 23 जनवरी 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लेके आया हूं। आज संडे का दिन है तो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं ब्रीफली कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो बर्ड एटलस के बारे में रहेगा। केरला में एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है। एक्चुअली एशिया में इस तरह का ये पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जीएस पेपर 3 में और करंट अफेयर में आपका जो इकोलॉजी वाला सेक्शन है ना, वहां से आप इसको कवर कर सकते हो। उससे अगली जो न्यूज रहेगी बिल्कुल नई न्यूज है। चकमा ट्राइब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, न्यूज में क्यों है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ा सा कल्चर जानने की कोशिश करेंगे अबाउट चकमा ट्राइब। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया है ना। इसको आप ज्योग्राफी 1 मतलब ज्योग्राफी सेक्शन से भी कवर कर सकते हो और ज्योग्राफी 2 में भी कवर कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी भी थोड़ी बहुत यहाँ पे इंक्लूड होती है। आगे देखते हैं तो पेज नंबर 6 पे हम लोग बीटिंग रिट्रीट के बारे में पढ़ेंगे। आजकल जब भी आप लोग ट्वीट खोल के देखोगे ना, आपको एक ही चीज दिखाई देगी, सुबह से शाम तक वो लोग सिर्फ गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं, क्योंकि रिट्रीटिंग बीट को लेके गांधी जी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिम को यहां से रिप्लेस कर दिया गया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ये क्या पूरा मामला है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा न्यू स्पीसी ऑफ द फंजाई। बहुत छोटा सा टॉपिक है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको मैं फंजाई के बारे में दूंगा। देखिए इसको फंजाई बोलते हैं, फंगी नहीं बोलते हैं, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे हम लोग आज के लगभग एक्सप्लेनर सेक्शन है साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से, जो है 5G टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। यूएसए में बहुत सारी फ्लाइट्स जो है कैंसिल हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस 5G टेक्नोलॉजी। पूरा मामला क्या है थोड़ा सा आपको बताऊंगा। हल्का फुल्का 5G 2G 3G 4G टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। और आज का जो अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द सस्पेंशन ऑफ द एमएलएज। महाराष्ट्र की असेंबली से रिलेटेड है ये टॉपिक, तो जीएस पेपर 3 से और 2 से हम इसको कवर करेंगे और कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए ये रहेंगे आज के टॉपिक। तो सीधा करते हैं शुरुआत। लेकिन आज के दिन क्या खास बात हुई थी? आज के दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, तो आप इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे सकते हो। जहां भी इनकी आत्मा हमें देख रही होगी, सुन रही होगी, देशवासियों को देख रही होगी, अपना आशीर्वाद दे रही होगी, तो हैप्पी बर्थडे टू सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही विजनरी लीडर रहे। मतलब ये एक ऐसे लीडर है ना जिनका जो प्लेस है, मुझे ऐसा लगता है फ्रीडम फाइटिंग में बहुत ऊपर होना चाहिए था, लेकिन इनको अनफॉर्चुनेटली इग्नोर किया गया है। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन अभी कुछ समय से जब से इंटरनेट का जमाना है ना, तो चीजें पता लगने लगती हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचर काफी ऊपर हो गया है। इवन किंग्सवे कैंप, मतलब किंग्सवे कैंप तो नहीं, राजपथ जिसको कह सकते हो, अगर आप कभी इंडिया गेट गए होंगे, वहां पे भी अभी इनकी एक मूर्ति स्थापित करने की बात चल रही है, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है। और जब उस समय तो इसको ICS कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहते थे अंग्रेजों के समय में इसको। उनका रैंक 4 था और बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही है। आप इनकी बुक्स पढ़ सकते हो, इनकी जीवनी पढ़ सकते हो। देखिए मोटिवेशनल वीडियोस, अगर आपको मोटिवेशन लेना है ना, तो वैसे तो आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जब आपके अंदर आग होती है, आपका कोई एम होता है, तो आपको कोई मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट दोस्तों होती नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मोटिवेशन जो है वो लेबर क्लास को चाहिए, किंग क्लास को कभी भी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट एनीवेज वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कभी भी आपको कोई मोटिवेशन चाहिए ना, तो ये YouTube पे 2-2 4-4 मिनट की वीडियो देखना बिल्कुल बेकार है। आप किसी बड़े लीडर की ना जीवनी पढ़िए, उस जीवनी से जो आपको मोटिवेशन मिलेगा ना, उसको कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो इनकी जीवनी पढ़ोगे ना, आपको बहुत जबरदस्त इंस्पिरेशन मिलेगा। और बहुत ही हरी भरी फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी। 14 भाई बहन थे, जिनमें से शायद 9वें नंबर के ये थे, 9th नंबर पे थे। तो बहुत इनके भाई बहन भी काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल रहे हैं। खैर वो एक अलग बात है। तो इनके बारे में पढ़ना तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। तो आज के न्यूज़ में यही है। 23 जनवरी को जो है इनका बर्थडे है। खैर पहली न्यूज़ पढ़ते हैं, वो है देखिए, महात्मा फेवरेट हिम आउट ऑफ द बीटिंग रिट्रीट लिस्ट। देखिए ये बीटिंग रिट्रीट लिस्ट क्या है, वो सर आपको मैं चीज़ें बताऊंगा। देखिए होता क्या है ना, 26 जनवरी को भैया हमारा रिपब्लिक डे है ना, और रिपब्लिक डे पे क्या होता है, राजपथ पे जो है वो परेड होती है। लेकिन रिपब्लिक डे के तीसरे दिन मतलब 29 जनवरी को क्या होता है, उस दिन होती है बीटिंग रिट्रीट। एक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है ये। इसमें क्या है ना, वो आर्मी, नेवी और वो सब क्या करते हैं, जवान, इस तरह से देखिए आप पिक्चर में देख सकते हो, एकदम पूरा बैंड बाजा बारात होती है, एकदम ढोल वोल होते हैं, जबरदस्त रिट्रीटिंग सेरेमनी होती है, एकदम पूरा गाड़े नगाड़े के साथ होता है। इसे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी बोलते हैं। 26 जनवरी को नहीं होती है, ये 29 जनवरी को होती है। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, पीछे बिल्डिंग देख सकते हो, ये जो है हमारा नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, ये पूरा हमारा राजपथ होता है, यहीं पे राष्ट्रपति भवन भी होता है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, लोकेशन। और यहाँ पे पीछे देखिए ये क्या है, यहाँ पे आपको इंडिया गेट नजर आएगा, राइट। और इस इंडिया गेट के बारे में हम लोगों ने कल अमर जवान ज्योति के बारे में अच्छा खासा टॉपिक पढ़ा था, तो उसके बारे में है ये।
तो देखिए, बीटिंग का मतलब होता है जब ड्रम को पीटते हो ना, जब ढोल बजाते हो, उसको बीटिंग ही तो बोलते हैं। और रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, उसका मतलब होता है पीछे हटना। देखिए महाभारत आपने सुना होगा ना, महाभारत की कहानी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो महाभारत में क्या होता था, वो लोग दिन में लड़ाई करते थे और रात को शाम को 6 बजे के आसपास जब सूर्यास्त होता था तो एक शंख बजता था, है ना। तो शंख बजने का मतलब ये होता था कि भैया अभी लड़ाई खत्म हो गई है, अभी आप अपने अपने टेंट में वापस आ जाइए। तो उसमें क्या होता था, जो सैनिक घायल वगैरह होते थे, बीमार होते थे, है ना, जो जिनकी डेथ हो जाती थी, तो उनका संस्कार वगैरह करते थे। और जो बीमार होते थे उनको जो है मरहम पट्टी वगैरह किया जाता था, ताकि अगले दिन की लड़ाई के लिए तैयार हो सके। देखिए 24 घंटे 48 घंटे तो आप लड़ाई नहीं कर सकते ना कंटिन्यूसली, इंसान है, रेस्ट तो चाहिए आपको। तो ये दोनों पार्टी के बीच में अग्रीमेंट होता था, कौरवों के बीच में और पांडवों के बीच में, कि दिन में हम लोग लड़ाई करेंगे सूर्यास्त तक, सूर्यास्त के बाद हम लोग रेस्ट करेंगे, अपने सैनिकों को देखेंगे, खाना वाना खाएंगे पिएंगे, थोड़ा बहुत प्लानिंग वगैरह करेंगे, अगले दिन फिर से लड़ेंगे। तो ये महाभारत की कहानी आपने सुनी होगी। पहले जब राजा महाराजा लड़ाई लड़ते थे ना, वो भी इसी तरह से लड़ते थे। देखिए आजकल तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आ गई है, एयरप्लेन वगैरह वो सब आ गए हैं, उस समय रात को तो देख नहीं पाते थे, अंधेरा होता था। तो वो लोग भी ऐसे ही करते थे, दिन में लड़ते थे, शाम को अपने सैनिकों को वापस बुला लेते थे। ये ट्रेंड इंग्लैंड में शुरू हुआ 1619 में, ये बीटिंग रिट्रीट की सबसे पहले शुरुआत हुई। तो ये लोग क्या करते थे, जब शाम को शंख बजता था, आज को मतलब हम लोग अपने कल्चर में शंख बोल देते हैं, उस समय जो है गन चलती थी, इवनिंग गन उसको बोलते थे। तो जब इवनिंग गन चलती थी तो उसका मतलब ये होता था कि भैया दोनों आर्मी आप पीछे हट जाएं, रिट्रीट करें, रिट्रीट मतलब पीछे हटना, और अपने अपने टेंट में वापस चले जाएं। उस समय 1619 में इसकी शुरुआत हुई। तो जब इवनिंग गन बजती थी तो वो लोग क्या करते थे, बैंड बजाते थे, कोई पाइप बजाता था, कोई वहां पे ढोल नगाड़े जो भी उनके पास होते थे, सेलिब्रेट करते थे बेसिकली। चलो भैया आज की दिन की लड़ाई खत्म हो गई है, हमारी जान बच गई है, कल का कल देखेंगे। तो उसे रिट्रीटिंग सेरेमनी बोलते थे। बहुत बार उसको हुआ, इवन जितने भी ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं, मतलब जो भी कॉमनवेल्थ कंट्री रही हैं दुनिया में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो सेरेमनी आज भी होती है। और 1950s में इंडिया में इसकी शुरुआत हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो एलिजाबेथ क्वीन थी ब्रिटेन की, उन्होंने इंडिया में विजिट किया, उनके हस्बैंड ने प्रिंस फिलिप, इनकी डेथ अभी रिसेंटली हुई है। और ये जो एलिजाबेथ टू हैं, ये तो अभी भी जिंदा हैं, है ना। आपने इनके बहुत सारे मीम वगैरह भी देखे होंगे। तो ये जब 1950 में शुरुआत हुई तो उस समय नेहरू जी ने और ये प्रपोजल दिया कि इस तरह की हम लोग सेरेमनी करेंगे। तो उस समय बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी की शुरुआत हुई थी, ठीक है। विजय चौक पे इसको किया जाता है और इसमें जो है कुछ खास ऐसे सिलेक्टेड जो गाने होते हैं जो यहाँ पे बजाए जाते हैं, ठीक है। और आर्मी भी करती है, एयरफोर्स और नेवी, तीनों लोग की अपनी अपनी जो ब्रांच होती हैं वो सब करते हैं यहाँ के। 2016 में यहाँ पे दिल्ली पुलिस और CAPF का भी एक बैंड ऐड किया गया था रिट्रीटिंग सेरेमनी में पहली बार। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो गाने बजाने होते हैं, जैसे मतलब आप ये समझिए, यहाँ पे कि जो गांधी जी का एक हिम है, क्रिश्चियन हिम है, बड़ा पॉपुलर हिम है, ठीक है। और इसे कहा जाता है अबाइड बाई मी। ये बजाया जाता था 1950 से, ये हमेशा ही बजाया जाता था। हालांकि 2021 में इसको रिप्लेस कर दिया गया था और उस समय मेरे वतन के लोगों और वंदे मातरम इसको ऐड कर दिया गया था। लेकिन 2021 में दोबारा से इसको गांधी जी का जो फेवरेट हिम है अबाइड बाई मी, इसको वहां पे बजाया गया था। और इस बार 2022 में शायद इसको दोबारा से हटाया जाना है। देखिए क्या होता है ना, रिट्रीटिंग सेरेमनी से पहले उसकी प्रैक्टिस होती है। तो इस बार गांधी जी के ये हिम था, इसकी प्रैक्टिस नहीं की गई है, तो ऐसा लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद 29 तारीख को इसको नहीं बजाया जाएगा। तो इसकी जगह पे वो लोग क्या ऐड करने वाले हैं, इसकी जगह पे या तो वो वंदे मातरम ऐड करेंगे, या फिर वो मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है ना, आप सबने सुना होगा। तो या फिर मेरे वतन के लोगों को करेंगे, और कदम कदम बढ़ाए जा, और एक नया सॉन्ग उन्होंने कोई और ऐड किया है, नई कंपोजिशन है, और उसको भी ऐड कर सकते हैं। अभी पता नहीं है, 29 तारीख को एग्जैक्टली पता चलेगा, लेकिन काफ़ी लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, शायद आपको हल्का फुल्का इसके बारे में पूछ सकते हैं। और ठीक है, जो भी पूछ लेंगे एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन, प्रीलिम्स में ही आएगा। और ठीक है, आपका थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए ऐसी चीज़ों का जो आपके आसपास हो रही हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ आती है वो चकमा ट्राइब को लेकर आती है। देखिए चकमा ट्राइब की ये जो न्यूज़ अभी है ना न्यूज़ में, वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है ना, कुछ खास जगहों पे कुछ ऑयल की डिस्कवरी की गई है। और आपको हमेशा पता ही है, जब ऑयल की डिस्कवरी, कोल या नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी डिस्कवरी की जाती है, तो क्या होता है, वहाँ पे जो गाँव वगैरह होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। कई बार डिस्प्लेसमेंट जो होती है उनकी मर्जी से होती है, और कई बार डिस्प्लेसमेंट उनकी जो है मर्जी के बिना नहीं होती, ज़बरदस्ती भी की जाती है।
बहुत बार उनको कंपनसेशन दिया जाता है प्रॉपर तरीके से और बहुत बार उनको कंपनसेशन नहीं भी दिया जाता। ये कंट्रोवर्सी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है हमारे इंडिया में, कंपनसेशन को लेके, फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट वगैरह को लेके। तो ये ट्राइबल इश्यूज़ वगैरह में डेफिनेटली आप इसको पढ़ते हो। इवन नक्सलाइट एरियाज़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी इश्यूज जो है वहाँ पे ये भी हैं कि फोर्सफुली डिस्प्लेसमेंट करवाया जाता है। छोटा नागपुर प्लेटू वाला वो जो रीजन है, नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे, कोल वगैरह, आयरन और एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे ट्राइबल्स को जो है डिस्प्लेस कर दिया जाता है, वो जिसकी वजह से उनके अंदर एंगर होता है और नक्सलिज्म एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें आपको पता है। खैर, तो ये मामला जो आता है अरुणाचल प्रदेश से, तो वहाँ पे चकमा ट्राइब है। चकमा ट्राइब के वहाँ पे कुछ 8-10 गाँव हैं और इनका कहना है कि सरकार उनको ज़बरदस्ती वहाँ से डिस्प्लेस कर रही है क्योंकि वहाँ पे वो ऑयल को एक्सप्लॉइट करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी हुई है। और इनका कहना है कि हमें प्रॉपर तरीके से कंपनसेशन नहीं मिला, ना हमें कंपनसेशन मिला और ना ही हमारी जो विलेज पंचायत वगैरह हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है, जिसकी वजह से पूरा मामला दोबारा से गरमरा गया है। देखिए, सरकार के पास जो है वो प्रॉपर कंपनसेशन एक्ट है हमारे पास, उसके तहत ही काम करना चाहिए। लेकिन तो इस वजह से चकमा ट्राइब थोड़ा सा न्यूज़ में है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए चकमा ट्राइब के बारे में। और इन्होंने जो है नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है वहाँ पे एप्लीकेशन डाली है कि आप भैया यहाँ पे पूरे मामले को देखिए, हमारा ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, इन कंपनीज के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इस वजह से ये थोड़ा न्यूज़ में है। चकमा ट्राइब के जैसे महिलाएं यहाँ पे हैं और पुरुष यहाँ पे, आप इनकी ड्रेस वगैरह देख सकते हो। चकमा ट्राइब बेसिकली जो इसकी मेजोरिटी है ना, वो है बांग्लादेश से आते हैं। बांग्लादेश में जो चिट्टगोंग हिल्स हैं, ठीक है, वहां पे ज्यादातर चकमा ट्राइब पाई जाती हैं। आज़ादी के बाद और इवन ड्यूरिंग फ्रीडम फाइटिंग जो हमारे दिन थे, उस समय ये जो है मिजोरम में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में जाके सेटल डाउन हो गए बहुत सारे चकमा लोग, क्योंकि बांग्लादेश में क्या हुआ ना, इनको मारा पीटा गया था, बेसिकली वहाँ से जीनोसाइड किया गया था, खासकर 1971 के दौरान जब वो वॉर हो रहा था। तो पाकिस्तानी आर्मी ने भी बहुत सारे चकमा ट्राइबल लोगों को वहाँ पे मारा, तो वे ये इंडिया में आ गए, रिफ्यूजी हो गए। और ये ज़्यादातर जो है बुद्धिस्ट हैं और इनकी जो लैंग्वेज है वो भी जो है चकमा लैंग्वेज ये बोलते हैं। हालांकि जो चकमा लैंग्वेज है काफ़ी हद तक बंगाली लैंग्वेज के क्लोज आती है। इवन इसकी जो लिपि है वो भी, उसमें भी काफ़ी सारे जो लेटर्स हैं वो बंगाली लैंग्वेज से ही यूज़ होते हैं। और ये बुद्धिस्ट हैं, बेसिकली ज़्यादातर इनमें से बुद्धिस्ट है, थेरवाड़ बुद्धिज़्म जिसको हम लोग कहते हैं। और बहुत सारी जो इनकी प्रैक्टिस है वो एक्चुअली हिंदुज़्म से भी ली गई हैं। बहुत सारे चकमा के गांव में आपको जो है महालक्ष्मी देवी का मंदिर भी आपको देखने को मिलता है, जहां पे जो हार्वेस्ट की देवी कहा जाता है इनको, ठीक है। और म्यांमार रीजन में भी ये पाई जाती है। म्यांमार में इनको जो है देंगनेत कहता है, इनका ये नाम जो है देंगनेत पीपल, ये म्यांमार में इनका खास नाम है। आजकल म्यांमार में जो मिलिट्री कूप चल रहा है उसकी वजह से भी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उसमें से कुछ लोग जो है मिजोरम के आगे में अंदर आ गए हैं। महिलाओं के अगर आप ड्रेस देखोगे तो महिलाएं जो है वो एक तरह का जो है शॉल टाइप जो है वो लोअर बॉडी पार्ट में उसको रैप करती हैं और धोती जिसको कहते हैं, ठीक है, एक शॉल जो है वो साड़ी पहनती हैं, बेसिकली इनका ट्रेडिशनल जो ड्रेस होती है। और एक स्पेशल तरह का ब्लाउज होता है जो पूरी तरह से डिज़ाइनर होता है। और पुरुष जो है वो, हालांकि आजकल मॉडर्न समय में आप देखोगे ना तो ये पैंट शर्ट ही पहनते हैं, जीन्स वीन्स पहनते हैं, ट्रेडिशनल जो है ड्रेसेस नहीं पहनते हैं वहाँ के मेल। फीमेल अभी भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं अभी भी, और उसमें जो मेल हैं उनके जो ट्रेडिशनल ड्रेस में जो है धोती आती है और स्लीवलेस कोट भी पहनते हैं बहुत सारे लोग, गमछा भी लेते हैं, ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो गमछा इन्होंने लिया हुआ है, जिसे हम लोग हरियाणा में परना बोल देते हैं, यूपी बिहार में हम लोग इसको गमछा बोल देते हैं, राइट। वो सारी चीज़ें हैं। और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसे कहा जाता है बीजू फेस्टिवल, ठीक है। तो कुछ चकमा ट्राइब के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में, साउथ इंडिया वगैरह में जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उनके बारे में तो ऑलरेडी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, राइट। चलिए, तो ह्यूमन राइट वायलेशन जो हमारा कमीशन है वहाँ पे इन्होंने अपील की है। तो ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि 1991 में पेरिस प्रिंसिपल ह्यूमन राइट उसको जो है पास किया गया था। उसके बेसिस पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी 1993 में ह्यूमन राइट को एक्सेप्ट किया था और इंडिया ने भी उसी समय इंडिया में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 पास कर दिया था। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑब्वियसली, क्योंकि कानून के द्वारा बनाई गई है तो डेफिनेटली स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ह्यूमन राइट इंडिया में जहाँ पे भी ह्यूमन राइट वायलेशंस होता है उसके बारे में ये इंक्वायरी भी कर सकते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं बेसिकली सरकार को ये लोग कि आप क्या कर सकते हो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड ऑल दैट। लेकिन इनकी जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ एडवाइजरी होती हैं और यही शायद इसकी सबसे बड़ी कमी भी है, क्योंकि रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। और ह्यूमन राइट जो हमारा कमीशन होता है इसके एक चेयरपर्सन होते हैं और 8 मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही होते हैं इसके,
और बाकी जो दूसरे मेंबर होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कोई पुराने जज हो सकते हैं जो रिटायर्ड होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, राइट। वो सारे मेंबर इसके होते हैं। आप लक्ष्मीकांत के अंदर जाके जो है इसकी डिटेलिंग अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो ये मेंबर होते हैं, ये कौन इसको रिकमेंड करता है? प्रेसिडेंट को रिकमेंड करने के लिए कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना आप, ठीक है। ये चेयरमैन नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन है। चेयरमैन तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो नहीं है इसके मेंबर। लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है वो राज्यसभा और लोकसभा के जो होते हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं। ये लोग रिकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट उनको फिर अपॉइंट करता है। तो ये थोड़ा सा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में है तो थोड़ा बहुत पूछ सकता है। ज़्यादा डिटेलिंग में अगर आपको जानना है तो आप लक्ष्मीकांत जाके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरला गेट्स इट्स फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस, बहुत ही जबरदस्त है। देखिए एटलस आप सभी लोग यूज करते होंगे, ज्योग्राफी वाला, है ना, लेकिन बर्ड एटलस का भी एक नया कॉन्सेप्ट आया है केरला में। तो इसमें क्या है ना, केरला के जितना भी वहाँ पे बर्ड्स पाए जाते हैं ना, तो उनका एक प्रॉपर एटलस बनाया जाएगा। उस एटलस में केरला को जो है अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। तो और कितने जोन में कितने बर्ड्स पाए जाते हैं, कौन कौन से स्पीसीज पाए जाते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड होगा। एक डिटेल्ड मैप होगा विद पिक्चर्स ऑफ द बर्ड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रहने वाला है। और एशिया का सबसे बड़ा अभी तक का लार्जेस्ट ये मैप वो लोग बनाने वाले हैं। और इसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स, 1000 के लगभग वॉलंटियर्स ने, जो है ना बर्ड वॉचर्स होते हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है बर्ड्स वगैरह में, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और डिटेलिंग इन्होंने हर चीज़ की कर ली है। और केरला में पाया गया है कि 103 तरह के रेयर स्पीसीज पाए गए हैं, 110 तरह के कॉमन स्पीसीज पाए गए हैं और 40 तरह के जो है बिल्कुल कॉमन, वेरी कॉमन स्पीसीज, जैसे कौवा वगैरह ना, इस तरह के हो गए। और 10 अबंडेंट स्पीसीज होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो मुझे ये लगी इस आर्टिकल को पढ़ के, वो ये देखिए नीचे वाला ये वाला पॉइंट लगा। कहता है कि जो स्पीसीज काउंट होता है वो ड्राई सीजन में ज़्यादा होता है रादर दैन द वेट सीजन। मतलब समझ रहे हो आप, मॉनसून के सीजन में स्पीसीज काउंट है, जो बर्ड हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन नॉन मॉनसून के सीजन में, जो ड्राई सीजन होता है, उस समय बर्ड की संख्या ज़्यादा होती है। क्यों होती है ये इन्होंने इस आर्टिकल में नहीं बताया। आगे कोई फ्यूचर में अगर डिटेलिंग आएगा तो डेफिनेटली इसको हम लोग जानेंगे। इसमें एक माइग्रेटरी बर्ड्स का भी एक यहाँ पे रोल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है ना, सेंट्रल एशिया से या साइबेरिया वगैरह से, अफ्रीका वगैरह से बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स केरला में आते हैं। वैसे पूरे इंडिया में ही आते हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से भी जो है वो विंटर के सीजन में या ड्राई सीजन में माइग्रेटरी बर्ड्स की वजह से यहाँ पे स्पीसीज की संख्या ज़्यादा हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। आर्टिकल में खैर इन्होंने ऐसा कुछ डिटेलिंग यहाँ पे बताया नहीं है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में जान सकते हो, ठीक है। और तो ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, प्रीलिम्स में वही पूछेगा कि इंडिया का ऐसा स्टेट बताओ जहाँ पे अभी बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया है, इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है। और तो कोई खास इसमें है नहीं, ठीक है। आज का जो लगभग मतलब एक्सप्लेनर सेक्शन ही कह सकते हो आप इसको, ये बात करता है सस्पेंशन ऑफ द एमएलएज फॉर द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ये आप सबको पता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि कौन कौन से आर्टिकल हैं। 2 आर्टिकल हैं हमारे पास जुडिशियल रिव्यू को लेके, एक आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को लेके है और एक आर्टिकल जो है हाई कोर्ट को लेके है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। भैया हाई कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू अच्छा खासा कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। देखिए रिव्यू का मतलब क्या होता है, जब आप मान लो टीचर को कोई, मान लो टीचर ने आपको कोई जो है असाइनमेंट दिया और आपने वो असाइनमेंट जाके टीचर को सबमिट करवाया, टीचर को अच्छा नहीं लगा, टीचर बोलेगा बेटा ऐसा करो, इसको रिव्यू करके लेके आओ। रिव्यू मतलब आप इसको दोबारा से जांच पड़ताल करके लेके आओ, इसको इसके अंदर इंप्रूवमेंट करके लेके आओ, क्योंकि अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं करता है, इसे कहते हैं रिव्यू। तो जब ये रिव्यू टीचर के द्वारा किया जाता है तो वो भी एक रिव्यू होता है, जब ये टीचर जुडिशरी के द्वारा किया जाता है तो वो भी एक रिव्यू होता है। अब यहाँ पे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कानून की। तो जब पार्लियामेंट कोई कानून पास करता है और फाइनली वो कानून जो है एक्ट बन जाता है, उसके बाद अगर हमारी जुडिशरी को लगता है कि ये कानून हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, तो कानून जुडिशरी जो है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है कि भैया ये कानून क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट के को वायलेट कर रहा है, इसलिए इट डज नॉट एग्जिस्ट। उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो कितनी जबरदस्त चीज है ना, इसे सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हैं। मतलब हमारा जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये अलग अलग रह के काम करना चाहिए इनको। तो जुडिशरी हमेशा लेजिस्लेचर के ऊपर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर नजर रखती है। तो अगर जुडिशरी, अगर मतलब लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसी हरकत करते हैं, कोई ऐसा कानून बनाते हैं, रूल बनाते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, तो जुडिशरी उस पर इंटरफेयर कर सकती है।
तभी तो रूल ऑफ लॉ बना रहेगा ना। अगर जुडिशरी ये नहीं करेगी तो भैया वो तो कोई भी कानून बना देंगे, वो तो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फंडामेंटल राइट को वायलेशन कर देंगे। अगर जुडिशरी नहीं रखेगी तो जुडिशरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे फंडामेंटल राइट को और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो यहां पे इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये तो आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में पहले से खैर अच्छे से पता ही था। सस्पेंशन ऑफ एमएलए, देखिए पूरा मामला क्या है थोड़ा आपको मैं समझा देता हूं। बात ऐसी है कि ये जो पूरा टॉपिक है ना वो महाराष्ट्र असेंबली से है, और महाराष्ट्र के असेंबली में उन्होंने क्या किया, 12 बीजेपी के एमएलए को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, एमएलए को कर दिया सस्पेंड। देखिए पार्लियामेंट में भी तो हुआ था ना, 14 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन वो सस्पेंशन सिर्फ एक सेशन के लिए था, साल भर के लिए नहीं था। लेकिन महाराष्ट्र वाले थोड़े एक स्टेप आगे इन्होंने निकल गए हैं, एक कदम आगे बढ़ के इन्होंने क्या किया, बीजेपी के एमएलए को 1 साल के लिए, समझ रहे हो, 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी खैर मामला इन्होंने थोड़ा सा भी तो इसको सुरक्षित रख लिया है, अभी पूरा वर्डिक्ट सुनाया नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि ये जो महाराष्ट्र की सरकार ने किया है बिल्कुल गलत किया है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूं, देखिए क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके में सुनवाई की, तो जो एमएलए का जो पक्ष थे इनके वकील ने कुछ दलीलें दी। इनके वकील ने कहा कि देखिए भैया, हमारा जो आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये कहता है कि अगर कोई भी वैकेंसी क्रिएट होती है किसी भी सीट के ऊपर तो उस वैकेंसी को 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 6 महीने के अंदर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वैकेंसी फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिना एमएलए के और बिना एमपी के नहीं रह सकती। हम यहां पे एमपी की बात तो नहीं कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर सकते हो, एमएलए की बात कर सकते हैं। देखिए अगर कोई कुछ, देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, और वो रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू होती है? एमएलए के थ्रू होती है और एमपी के थ्रू होती है। अगर आपने एमएलए को सस्पेंड कर दिया तो इसका मतलब वहां के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी या लोगों को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो ये तो डेमोक्रेसी को पूरा पूरा डेंजर हो गया ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को नोटिस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप 1 साल तक खाली नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये कानून है 1951 आरपीए, 6 महीने के अंदर आपको वो करवाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1 साल तक जो है उनको सस्पेंड करके रखा है। इवन हमारा जो आर्टिकल 194 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि अगर कोई एमएलए या कोई एमपी अगर वो 60 दिन से ज्यादा बिना परमिशन के अगर पार्लियामेंट में नहीं आता है, अटेंडेंस नहीं लगाता है, तो उसकी सीट को जो है वेकेंट समझा जाएगा। ठीक है, देखिए आप चिट्ठी लिख दीजिए, आप एक लेटर लिख दीजिए, परमिशन ले लीजिए, उसके बाद आप आराम से छुट्टियां मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिना इंफॉर्मेशन दिए, परमिशन लिए आप 60 दिन 2 महीने से ज्यादा अगर आप वेकेंट रहती है आपकी सीट, तो आपकी सीट को जो मतलब आप नहीं आते हो तो आपकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। हालांकि 60 दिन के अंदर हम उस पीरियड को नहीं कंसिडर करते हैं जब हमारा हाउस एडजर्न होता है, सस्पेंड होता है, प्रोलॉग होता है, वो नहीं होता है। जब हाउस बैठता है प्रॉपरली उसको 60 दिन कंसिडर किया जाता है। ये थोड़ा सा मामला यहां पे फंसता है। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, 60 डेज। लेकिन महाराष्ट्र ने क्या किया, 1 साल तक सस्पेंड करके रखा, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ 60 डेज। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारा पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी एमएलए या एमपी को 59 डेज से ज्यादा उसको सस्पेंड नहीं करके रख सकती। अगर 59 डेज से ज्यादा उसको सस्पेंड किया तो मतलब उसकी सीट जो है वेकेंट डिक्लेयर हो जाएगी और वहां पे आपको बाई इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो महाराष्ट्र के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ना तो उन्होंने बाई इलेक्शन करवाए क्योंकि उन्होंने सीट को वेकेंट डिक्लेयर ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एमएलए को सस्पेंड किया, सीट को वेकेंट डिक्लेयर नहीं किया। यह थोड़ा सा मामला यहां पे फंसता है। तो यहां पे जो है इनके अलग अलग आर्गुमेंट हैं। तो जो एमएलए की तरफ से वकील बोल रहे हैं वो आरपी एक्ट 1951 और आर्टिकल 194A4 इन दोनों को बेस बना रहे हैं, और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में कि सर जज साहब ये लोग 60 दिन से ज्यादा सस्पेंड नहीं कर सकते, जो कि रूल्स के अगेंस्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी खैर इस बात को माना है, अभी फाइनल वर्डिक्ट सुनाया नहीं है। लेकिन सरकार का यहां पे क्या पक्ष है वो भी तो सुनने वाली बात है ना। सरकार का कहना है कि भैया ये हाउस का मामला है और हाउस के मामले में जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। इन हाउस जो भी होगा उसको आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते।
और इनका यह भी कहना है कि भैया बाई इलेक्शन तो मैं तब करवाऊंगा ना जब सीट वेकेंट होगी, लेकिन अभी मैंने सीट वेकेंट डिक्लेयर किया ही नहीं है, क्योंकि सीट को वैकेंट डिक्लेयर करने का अधिकार वो भी हाउस के पास होता है, उसमें जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। तो मैं जब सीट वेकेंट डिक्लेयर करूंगा ना तब बाई इलेक्शन करवाऊंगा। ये जो एमएलएज है ना, मैंने उनको सिर्फ सस्पेंड किया है, ओनली सस्पेंड, ठीक है, उनको हटाया नहीं है। अभी भी वो अपने ऑफिस में बने हुए हैं, अभी भी वो सैलरी ले रहे हैं, अभी भी वो अपना काम कर रहे हैं। तो सिर्फ सस्पेंड करने को आप वेकेंट कहना नहीं कह सकते, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ऐसा सरकार का आर्गुमेंट है। सरकार ने कहा कि मैंने इनको सस्पेंड किया है, मैंने बिल्कुल सही किया है। और सस्पेंड क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने वहां पे गाली गलौज किया था, हाथापाई की थी, ठीक है, माइक वाइक तोड़ दिया था, इसी वजह से अनरूली बिहेवियर के लिए उनको सस्पेंड किया गया था। एक तो बात यह है। दूसरी बात, जो महाराष्ट्र असेंबली का जो रूल नंबर 53 है, यह कहता है कि स्पीकर चाहे तो किसी भी मेंबर को डिसऑर्डरली बिहेवियर के लिए, मतलब वो गाली गलौज अगर करता है तो उसको एक दिन के लिए या बचे हुए समय के लिए उसको सस्पेंड कर सकता है। ऐसा हम लोगों ने रूल 53 के अंदर में किया है। और इस रूल के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि टाइम लिमिट कहीं लिखी ही नहीं हुई है। 1 साल के लिए भी कर सकता है, 2 साल के लिए भी कर सकता है, 2 महीने के लिए भी कर सकता है, 1 दिन के लिए भी कर सकता है। तो सरकार का कहना है, महाराष्ट्र सरकार का, कि हम लोग जो भी कर रहे हैं ये रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर रह के ही कर रहे हैं, हम लोगों ने किसी भी कानून को नहीं तोड़ा है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। तो ये दोनों आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सुने हैं दोनों के, और लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वो पहले वाले आर्गुमेंट को मानेगा कि 60 दिन से ज्यादा। ऐसे तो यार कोई भी सस्पेंड करने लगेगा। अब पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट असेंबली के अंदर बदतमीजी तो करते ही हैं एमएलए। इसका मतलब ये थोड़ी है आप उनको 2-3 साल के लिए सस्पेंड कर दोगे। ऐसा होगा तो बीजेपी वाले सारे कांग्रेस को ही सस्पेंड कर देंगे, या फिर कांग्रेस वाले पूरे बीजेपी के एमएलए को ही सस्पेंड कर देंगे, तो डेमोक्रेसी कहां बचेगा, है ना। तो डेमोक्रेसी की भी तो बचाना है। मान लो कोई अपोजिशन करता है तो बोलेंगे चलो ठीक है आप अपोजिशन करते हो, चलो आपको सस्पेंड कर देते हैं। तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। तो 59 डेज से ज़्यादा आप सस्पेंड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने खैर ऐसा मान लिया है। अभी वर्डिक्ट फाइनल सुनाया नहीं है, लेट्स सी क्या रहेगा, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आजकल थोड़ा न्यूज़ में चल गई है दोबारा से। क्यों है, देखिए हुआ ऐसा मामला कि बहुत सारी फ्लाइट्स, इवन एयर इंडिया की बहुत सारी फ्लाइट जो अमेरिका जा रही थी, अमेरिका से इंडिया में आ रही थी, खासकर जो इंडिया से अमेरिका में जा रही थी वो सस्पेंड हो गई। और बहुत सारी फ्लाइट जो यूरोप से अमेरिका में जाती थी, चाइना से अमेरिका में जा रही थी, वो भी सस्पेंड हो गई। क्यों सस्पेंड हो गई, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है सुनने को। देखिए दुनिया के लगभग 40 से ज़्यादा कंट्री के एयरपोर्ट्स पे इस समय 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, ठीक है। और इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ अभी अमेरिका ने भी करना शुरू किया था अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई वो आप देखिए थोड़ा सा। जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जो एयरप्लेन्स होते हैं, इनके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसे कहते हैं रेडियो ऑल्टीमीटर। क्या कहते हैं, रेडियो ऑल्टीमीटर। ये एक एंटीना टाइप का होता है, छोटा सा रडार होता है बेसिकली। ये क्या करता है, जैसे अगर कोई प्लेन उड़ रहा है तो उस प्लेन जो है वो सरफेस से कितना ज्यादा ऊपर है, तो बेसिकली इस हाइट को मेजर करता है। वैसे भी ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है ना, तो उस हाइट को मेजर करता है कि कितना ऊपर है कितना नीचे है, उसके हिसाब से वो लैंडिंग कर सकता है ऑल्टीमीटर। अब ऑल्टीमीटर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है मेजर करने के लिए, और एयरप्लेन की सेफ्टी के लिए भी ऑल्टीमीटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो ऑल्टीमीटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, वो होती है 4.2 से लेके 4.4 गीगाहर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहां पे रोल आता है 5G का। तो 5G को जब रोल आउट किया गया अमेरिका के एयरपोर्ट्स वगैरह पे, तो वहां पे टावर्स लगाए गए 5G के, और अमेरिका में जो 5G के टावर्स लगाए गए हैं वहां पे जो 5G काम करता है वो करता है 3.7 से लेके 3.98 गीगाहर्ट्ज पे, और जो ऑल्टीमीटर करता है 4.2 से लेके 4.44। देखिए काफी क्लोज है आपस में। तो इससे ये हुआ कि जो 5G टेक्नोलॉजी जो रेडिएशन थी, उन्होंने रेडियो ऑल्टीमीटर की रेडिएशन के अंदर कुछ इंटरफ्रेंस किया, और जिसकी वजह से उसकी रीडिंग जो है वो थोड़ी सी गलत हो गई। और जब ऑल्टीमीटर की रीडिंग ही गलत हो गई तो इसका मतलब एयरप्लेन वगैरह जो लैंड करते थे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया। जब इस बात को नोटिस किया गया तो उन्होंने उनको फ्लाइट्स वगैरह को कैंसिल कर दिया, क्योंकि इस समय जो एयरपोर्ट्स वगैरह में टेक्नोलॉजी अमेरिका में यूज होती थी वो होती थी 4G टेक्नोलॉजी, और 4G टेक्नोलॉजी से कोई दिक्कत नहीं थी, 5G टेक्नोलॉजी से यहां पे दिक्कत आया। लेकिन दुनिया के 40 से ज्यादा कंट्री में 5G टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जापान में, फ्रांस में, यूके वगैरह में हर जगह हो रहा है, लेकिन वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई।
इसका रीजन क्या है? देखिए, यूरोप के अंदर जो 5G टेक्नोलॉजी के रेडिएशन का जो हर्ट्स यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी, वो की जाती है 3.4 से लेके 3.8, और कोरिया के अंदर जो किया जाता है वो किया जाता है 3.4 से लेके 3.7। लेकिन अमेरिका में जो होता है वो हो रहा है 3.7 से लेके 3.98, जो कि यूरोप से और कोरिया से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी के ज्यादा क्लोज है, जिसकी वजह से फिर यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। सिर्फ यही एक कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे प्रोक्सीमिटी। अमेरिका के अंदर जो 5G टावर लगाए गए वो एयरपोर्ट के काफी क्लोज लगा दिए गए, जबकि फ्रांस वगैरह में ये जो टावर है ना थोड़े दूर लगाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से बफर क्रिएट हो जाता है। उसके अलावा कुछ और समस्याएं भी हैं, जैसे जब कोई फ्लाइट लैंड करती है तो उसका जो 20 सेकंड का टाइम होता है ना, उसे जो है बफर टाइम कहा जाता है। बफर टाइम तो होता यह है कि जब अमेरिका में कोई फ्लाइट लैंड करती है तो 5G टेक्नोलॉजी का यूज जो है लास्ट के 20 सेकंड्स में किया जाता है, लेकिन फ्रांस में लास्ट की 90 सेकंड में यूज किया जाता है। इसका मतलब वहां पे ज्यादा बफर टाइम दिया जाता है एरर वगैरह को सही तरीके से करेक्ट करने के लिए। नहीं, अमेरिका में ये टाइम सिर्फ 20 सेकंड है। इसका मतलब अगर वहां पे एरर आ गया तो आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपके पास समय ही नहीं है। 20 सेकंड में क्या ही उखाड़ लोगे भैया आप, है ना, सोचने की बात है। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी जो क्लोज आई तो मैंने आपको बता ही दिया। रिक्वायरमेंट होती है जो पावर की, ये भी यहां पे बहुत बड़ा एंगल है। फ्रांस के अंदर जो इस समय जो 5G टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए पावर यूज हो रही है वो लगभग जो है 650 वोट के लगभग हो रही है, लेकिन अमेरिका में ये जो है 1500 वोट हो रही है टावर वगैरह को और वो सब करने के लिए। तो ये पावर की वजह से भी यहाँ पे जो 5G सिग्नल है वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वहाँ पे अल्टीमीटर में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ये कुछ समस्याएं हैं और इसीलिए कुछ फ्लाइट वगैरह वहाँ पे कैंसिल हो गई थी। तो 5G टेक्नोलॉजी जो है इसीलिए थोड़ा सा न्यूज़ में दोबारा से आ गया है। हालांकि 5G टेक्नोलॉजी का ऐसा कोई डेंजर नहीं होता है वहाँ पे। मोस्टली इस समय यूएसए में लगभग 99% मोबाइल फ़ोन के अंदर 5G टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। मोबाइल के अंदर वो एग्जिस्ट करती है, वो लोग यूज़ करें या ना करें वो अलग बात है, उससे कोई खतरा नहीं है। तो मोबाइल से जो 5G टेक्नोलॉजी के जो रेडिएशंस निकलती हैं उससे ऐसा कोई खतरा नहीं है, 1% भी नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई स्टडी आज तक आई नहीं है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होती। जो 4G टेक्नोलॉजी होती है उसी का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, और रेडियो सिग्नल का यूज़ करते हैं। और रेडियो सिग्नल जो है वो किसी तरह का डैमेज नहीं पहुंचाते हैं। भैया आपके घर में जो मोबाइल फ़ोन हो, जो आपके जो टीवी का रिमोट होता है वो भी तो इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है ना। और आपके जो रेफ्रिजरेटर होता है इन सभी के अंदर वो सेम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, टीवी वगैरह के अंदर, रेडियो वगैरह के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो अल्टीमीटर है क्योंकि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसी वजह से शायद यहाँ पे कुछ दिक्कत आया होगा। इसको रेक्टिफाई करने की बात चल रही है। 5G टेक्नोलॉजी बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, 2009 के बाद ही ये थोड़ा चलन में आया था। 2009 से पहले 5G टेक्नोलॉजी का ऐसा कुछ था नहीं। आपने बचपन में आपने तो शायद ना भी किया होगा, हम लोगों ने किया इसको। 1G टेक्नोलॉजी जब आती थी जिससे आप सिर्फ फ़ोन कॉल कर सकते थे, वो जो ब्लैक एंड वाइट टाइप के फ़ोन होते थे ना, वो सब उस समय यूज़ होता था इसका। उसके बाद 2G टेक्नोलॉजी है। 2G टेक्नोलॉजी से आप मैसेज भी भेज सकते हो, किसी को रिसीव कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। फिर आया 3G टेक्नोलॉजी। 3G टेक्नोलॉजी में आप इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हो, वेबसाइट वगैरह ओपन कर सकते थे। ठीक है, 3G टेक्नोलॉजी में। फिर आया 4G टेक्नोलॉजी, जिसका आज हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं। 4G टेक्नोलॉजी में आप एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, आप गेम खेल सकते हो ना, आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर सकते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले सकते हो। तो ये सब आपका 4G टेक्नोलॉजी होता है। ये जो G का मतलब होता है जनरेशन। तो आपको सभी को पता है कि अगले जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो पिछली जनरेशन से एडवांस होती है। आप अपने पेरेंट्स से एडवांस हो, आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से एडवांस रहे होंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन हमेशा एडवांस होती है। तो 5G टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी आज के समय में। हाई स्पीड होती है, बहुत हाई स्पीड होती है। एक सेकंड के अंदर जो है आप कहीं GB की फिल्म डाउनलोड कर सकते हो, इतनी हाई स्पीड होती है। और लेटेंसी नहीं होती। लेटेंसी मतलब जैसे मान लो आपको मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज जो आपको मिलेगा ना, वो आपको 1 सेकंड लेट मिलेगा, 1 या 2 सेकंड लेट मिलता है, थोड़ा सा डिले होता है 1-2 सेकंड का। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी में वो डिले बिल्कुल भी नहीं होता, 0 डिले होता है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इतनी ज्यादा हाई स्पीड होती है, आप एक ही समय में जो है 100-200 डिवाइसेस को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इतनी ज्यादा स्पीड होती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ ड्राइविंग कार भी बहुत हाई टाइप का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज करते हैं, तो वहां पे 5G टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। फ्यूचर में जो मेडिकल सर्जरी होती हैं, वो मेडिकल सर्जरी भी 5G टेक्नोलॉजी का यूज करके किया जा सकता है। आप ये समझ लीजिए कि एक डॉक्टर अमेरिका में बैठा है और इंडिया में रोबोट के जरिए वो सर्जरी कर सकता है, इतनी ज्यादा इसकी हाई इंटरनेट स्पीड होती है। ठीक है, ये सारा मामला हो गया।
तो ये पूरा टॉपिक था, थोड़ा सा आप देख लेना इसको 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है 2 स्पीसीज ऑफ फंजाई एसोसिएटेड विद द बेसल स्टेम रूट फाउंड। ठीक है, तो इंडिया में जो है केरला के अंदर 2 फंजाई के स्पीसीज मिले हैं, इनका बस आप नाम याद रख लेना। ठीक है, पहले का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, गन्नडर्मा करलेंसे और जी स्यूडो पैलेंटम। देखिए मुझे नहीं पता इसकी क्या एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, बड़ी अजीबोगरीब सी होती है, बस आप इनका नाम पे रट्टा मार लेना, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले। फंजाई जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फंजाई जो है वो प्लांट स्पीसीज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, मतलब अपना फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन फंजाई भैया हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अपने फूड के लिए आउटसाइड मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। यूपीएससी में ऑलरेडी फंजाई को लेके क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। लास्ट ईयर शायद उससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि हमारे जो फंजाई है वो डीकंपोजर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं भैया। फंजाई जो है वो प्राइमरी डीकंपोजर होते हैं। इसी बार शायद एक क्वेश्चन था 2021 का, उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया, इसके अंदर दिया था वायरस। तो क्या वायरस डीकंपोजर होते हैं? नहीं होते भैया वायरस डीकंपोजर। वायरस तो डेड होते हैं ना, वायरस जो है डेड होते हैं। जब तक ये किसी सेल के अंदर एंटर नहीं करते तब तक वायरस जो है डेड होते हैं। एंटर करने के बाद वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो वायरस जो है वो डीकंपोजर नहीं होते, फंजाई जो है वो डीकंपोजर होते हैं। ठीक है, ये तो 2021 का ही क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, तो यहां से क्वेश्चन कई बार फंस जाता है। उसके अलावा जो है फंजाई की बहुत सारी एप्लीकेशंस भी होती हैं। इसको लोग वैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, जो फंगस वगैरह होता है, जो कई बार लोग यूज़ करते हैं बहुत जगह पे, और फर्मेंटेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है। वाइन वगैरह में यूज़ करते हैं लोग फर्मेंटेशन वगैरह के लिए, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए कई बार फंजाई का यूज़ हम लोग करते हैं। बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड के रूप में जो है, जो वीड खरपत वगैरह होती है ना, वीड्स, उसको भी रिमूव करने के लिए फंजाई वगैरह का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप फंजाई के बारे में ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और कोई खास इस टॉपिक में था नहीं। कुछ एडिशनल टॉपिक में जो है आप ये पढ़ सकते हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा आपको जानना है, क्योंकि जीएस पेपर 3 में वैसे और जीएस पेपर 2 में आपको वैसे भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, खासकर जीएस पेपर 3 में जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह, वो सब आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछता है रेगुलरली क्वेश्चन। उसके अलावा 2021 में इंडिया और चाइना के ट्रेड के बारे में बताया गया है। इंडिया लगातार चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती चली जा रही है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक के सामानों को लेके, और 2021 में $125 बिलियन के लगभग ट्रेड हुआ है इंडिया चाइना के बारे में बीच में। तो भैया सरकार जितना मर्जी गाली देती रहे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया वाले जितना मर्जी गाली देते रहें, ये बात सच्चाई है कि चाइना के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं, इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। और ये ट्रेड वाले रिलेशन से खास देखा जा सकता है, तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, राइट, सबके सामने है जो है। ऑल पार्टी मीटिंग ऑन द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर वाटर डिस्प्यूट के बारे में कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। जब मुल्ला पेरियार डैम के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तब भी किया था। कृष्णा रिवर के ऊपर जो वहां पे कंट्रोवर्सी थी, तब भी बात किया था। तो उसी के बारे में थोड़ा सा आर्टिकल है, अगर आपको जानना है तो इसके बारे में जान सकते हो। आर्टिकल 262 के तहत हम लोग जो है इंटर वाटर डिस्प्यूट और ट्रिब्यूनल, उन सब की बातें करते हैं, राइट। तो वो सब हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। तो आज के सेशन के लिए दोस्तों इतना ही करेंगे, और तो कुछ खास हमारे पास आर्टिकल है नहीं, इतने ही थे। संडे का दिन है तो छोटे छोटे आर्टिकल थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आर्टिकल आज मैंने लिए नहीं, एडिटोरियल वगैरह इस तरह का कुछ आया नहीं था जहाँ पे आपका दिमाग का दही बने। लेकिन मैं तो हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ कि जब भी कोई आर्टिकल वगैरह आता है ना, अपने दिमाग को चैलेंज करो, ठीक है, अपने दिमाग को चैलेंज करना सीखो। टफ आर्टिकल और टफ बुक्स पढ़ा करो, ठीक है, अगर आपके पास समय है तो। जब चैलेंज करोगे ना अपने ब्रेन को, तभी वो ग्रो करेगा। अगर आप वही जो है चेतन भगत टाइप के नोवेल पढ़ते रहोगे, दिमाग को चैलेंज करोगे नहीं, तो आपको ज्ञान भी नहीं आएगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगा। थोड़ा सा टफ चीजें देखोगे ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो टफ चीजें आपको आसान लगने लगेंगी, और तब वो टफ चीजें आपको आसान लगने लगेंगी ना, तब समझना कि आप थोड़ा तरक्की कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं तो हमेशा ऐसा ही बोलता हूं, क्योंकि सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, पूरी लाइफ की बात है, ब्रेन को डेवलपमेंट करने की बात है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।